हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनुराग सिंह। मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। एक बार फिर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल में बहुत बहुत स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने परिवार के साथ खुशी मनाते होंगे। ठीक है। और सभी लोगों से फिर एक बार आग्रह करता हूं कि सभी लोग वैक्सीनेशन करवा लीजिए। ठीक है। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था आर्टिकल 1 to 4 पार्ट 1 भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। मैंने उस पर विधिवत आपके साथ पूरा डिस्कस किया था। एक बार फिर रिवीजन करवा दूं क्या क्या था। तो पार्ट 1 भारत राज्यों का संघ, उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो 4 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद 1 क्या है? तो अनुच्छेद 1 है भारत राज्यों का संघ, जो पहली अनुसूची में उल्लेख है। तो इसमें 3 क्षेत्र हैं, तो केंद्र प्रशासित क्षेत्र और राज्य क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र। तो राज्य कितने हैं? 28 हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 है। ठीक है। और अर्जित क्षेत्र कितने हैं? 0 हैं। फिर अनुच्छेद 2 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 2 में है नए विदेशी राज्यों का प्रवेश। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 3 में क्या है कि अपने ही राज्य को नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करना। ठीक है। अनुच्छेद 4 क्या है? तो अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को संविधान अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 368 किससे रिलेटेड है? भारतीय संशोधन, संविधान के संशोधन से। तो अगर उसमें कोई संशोधन होगा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में, तो भारतीय संविधान संशोधन के बाहर रखा गया, अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, तो वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो मैंने ये चीज आपके साथ पिछले लेक्चर में पूरी विधिवत तरीके से डिस्कस किया था। आज मैं बात करूंगा उसी कंटिन्यू लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए। मैं आज आपसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बातचीत करेंगे आपके साथ, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनका पूरा विधिवत एनालाइज आपके साथ करेंगे। ठीक है। तो हमारे जब भारत देश में एक सीरियल रेडक्लिफ जी आए हुए थे और उन्होंने भारत का नक्शा उठाया और मेज पर रखा और उन्होंने कहा ये ऐसे ऐसे काट करके बता दिया, ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है, मतलब इसी तरह ये अफगानिस्तान है, ये म्यांमार है। ठीक है। इस तरह उन्होंने क्या किया? कटपीट कर दिया। ठीक है। और जो जो पुलिस स्टेशन से वहीं से उन्होंने लाइन खींचना स्टार्ट कर दिया। तो 1893 में डूरंड रेखा खींची गई और ये किसके बीच थी? तो ये अफगानिस्तान और इंडिया। 1935 में जीरो रेखा ये किसके बीच थी? तो ये थी म्यांमार और इंडिया। 1947 में एक रेखा खींची गई, रेडक्लिफ रेखा, तो ये किसके बीच थी? तो ये पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है। तो आज जो आप देख रहे हैं, तो बीच में क्या पड़ रहा है? पाकिस्तान पड़ रहा है। तो अब ये जो सीमा है ये किसके बीच है? डूरंड रेखा, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। लेकिन 1947 के पहले किसके बीच रेखा थी? डूरंड रेखा, तो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच की रेखा थी। ठीक है। 1893 में डूरंड रेखा खींची गई किसके बीच? तो अफगानिस्तान और भारत के बीच। फिर 1935 में जीरो रेखा खींची गई किसके बीच? तो म्यांमार और इंडिया के बीच। और 1947 में रेडक्लिफ रेखा जो पाकिस्तान और
भारत के बीच में, ठीक है। और पाकिस्तान जो है वो 13 राज्यों से मिलकर एक देश बन गया था। अब इसके आगे क्या है, जब ये सब हो गया उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा भारत देश था वो कई पार्ट में डिवाइड था। ब्रिटिश इंडिया और देसी रियासत। तो ब्रिटिश इंडिया जो थी वो पुनः 4 भागों में फिर विभाजित थी। आ श्रेणी, बा श्रेणी, सा श्रेणी, दा श्रेणी, ए बी सी डी कैटेगरी में डिवाइड थी। तो ए कैटेगरी में कितने राज्य थे, तो 10 राज्य थे। बी कैटेगरी में कितने राज्य थे, तो 5 राज्य थे। और सी कैटेगरी में कितने थे, तो 5 राज्य थे। और डी कैटेगरी में अंडमान और निकोबार को रखा गया था। अब जो 552 देशी रियासत थी, 552 देशी रियासत, अब इनको एक में कैसे मिलाया जाए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने पहले ही कह दिया था कि आप चाहते हैं कि एक अपना अलग राज्य बनाए तो आप बना सकते हो। वो पूरी तरीके से स्वतंत्र थे। तो ये चीज उनको पावर दी गई थी। तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनको लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन। तो इन 552 देशी रियासतों को कैसे मिलाया जाए तो उनकी योजना पर निर्भर था। तो कौन कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, वीपी मेनन, और माउंटबेटन। इन तीनों ने मिलकर भारत का एकीकरण किया। क्या किया, भारत का एकीकरण। कौन कौन से लोग ने मिलकर, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, वीपी मेनन ने और माउंटबेटन, इन तीनों ने मिलकर क्या किया, भारत का एकीकरण किया। अब जब इसका एकीकरण हो गया तो कुछ जो देशी रियासत थे, राज्य रजवाड़े थे, तो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। कुछ ऐसे देशी रियासत थे कि जो भारत में शामिल होना चाहते थे, और कुछ ऐसे देशी रियासत थे कि जनता तो भारत में सोचती थी कि हम यहां पे शामिल हों, लेकिन राजा नहीं चाहता था। ठीक है, तो कौन कौन से थे वो देखते हैं। तो आपने नाम सुना होगा हैदराबाद। हैदराबाद। अब हैदराबाद को कैसे शामिल किया जाए, तो सरदार पटेल ने आर्मी के जवानों को पुलिस की वर्दी में भेजा और चारों तरफ से घेर लिया, तो जिसे आप ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं। तो ऑपरेशन पोलो के तहत इसको मिला लिया गया। ठीक है, क्या बताएंगे आप, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो के तहत।
अब इसके आगे एक आता है जूनागढ़। अब जूनागढ़ में जो राजा थे वो मुस्लिम थे। इनका पूरा मन था कि हम पाकिस्तान में मिल जाएं, लेकिन यहां की जो जनता थी वो हिंदू थी। वो ऐसा नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान में मिले। यहां की जो जनता थी वो चाहते थे कि हम भारत में ही मिले। तो सरदार पटेल ने क्या किया? सरदार पटेल ने जनमत संग्रह करा दिया। क्या करा दिया? जनमत संग्रह। और जनमत संग्रह के आधार पर इसको भारत में क्या लिया? मिला लिया गया। तो देखा आपने हैदराबाद कैसे मिलाया गया? तो ऑपरेशन पोलो। जूनागढ़ कैसे मिलाया गया? तो जनमत संग्रह। अब एक जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। अब यहां के जो राजा थे वो हरसिंह थे। कौन थे राजा यहां के? तो यहां के जो राजा थे हरसिंह। अब साहब हरसिंह ने कहा कि हम ना तो भारत में मिलेंगे और ना ही पाकिस्तान में मिलेंगे। उन्होंने कहा एक हम अपना अलग राज्य बनाएंगे, देश बनाएंगे। और राजा हरसिंह ने कहीं भी शामिल नहीं हुए, जबकि सरदार पटेल जी गए थे और उन्होंने कहा था, लेकिन वो किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। और ये जो मैं इतना अच्छा मैप नहीं बना पाता हूं, जो ज्योग्राफी के टीचर हैं वो आपको अच्छा मैप से समझाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको इतना तो आप मैप समझ चुके होंगे कि ऊपर जम्मू कश्मीर है, ठीक है, ये चीज तो ये ऐसे करके कुछ है, ठीक है, तो थोड़ा आप समझने के लिए आप समझ सकते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर का इलाका था। अब यहां पर क्या हुआ, जो पाकिस्तान था, अब पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे तो कहां आना स्टार्ट कर दिए? जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर का जो ये इलाका है आप देख रहे हैं आज की स्थिति में, तो ये किसके पास है? तो पाकिस्तान के पास है, लेकिन है वो भारत का हिस्सा, लेकिन इसमें प्रेजेंट टाइम किसका कब्जा है? तो पाकिस्तान का। तो यहां पर जब अटैक होने लगा तो राजा हरसिंह का अब तो सब कुछ हमारा कब्जा कर लेंगे। तो राजा हरसिंह भागते भागते जिस हालत में वो थे, दौड़ते हुए भागते हुए दिल्ली पहुंचे, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के पास। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक रूम में बैठे हुए थे और ये गए, कहा मैं तो बर्बाद हो गया। इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्या बात हुई? तो इन्होंने कहा कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल के पास भेजा। सरदार पटेल ने कहा, जब मैंने आपसे कहा था तब आप क्यों नहीं मिले थे? तब आपने क्यों दोस्ती नहीं की थी?
आज जब आपके क्षेत्र में अटैक हो रहा है तो आज हमारे पास आ पाए। सरदार पटेल ने कहा डोंट वरी, कहा मैं हूं अभी। उन्होंने कहा आज इसी वक्त अभी एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करिए। तो जम्मू कश्मीर कैसे मिलाया गया? तो उन्होंने कहा एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए, तो राजा हरसिंह ने क्या किया? तुरंत विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और यह भारत में मिला लिया गया। लेकिन एक इसकी अलग व्यवस्था थी। जम्मू कश्मीर का एक अलग फ्लैग था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू एंड कश्मीर के अनुच्छेद 370 स्थिर कर दिया गया और वहां पर जो है उन 2 बड़े क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, एक जम्मू कश्मीर, एक आपका लेह लद्दाख। तो जो आज तक अभी तक जो राज्य हुआ करता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने क्या किया? इन 2 बड़े हिस्सों को केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया, जो आज जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख। तो इस तरह क्या हुआ? इस तरह हमारे भारत का एकीकरण हुआ। अब जो ये जब एकीकरण हुआ उसके बाद दक्षिण क्षेत्र में क्या हुआ? भारी जन आंदोलन शुरू हो गया और उन्होंने कहा कि एक भाषाई आंदोलन, कि भाषा के नाम पर राज्यों का निर्माण हो। तो फिर क्या हुआ? बहुत सी समितियां बनी, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, और इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, तो अब समितियों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? कैसे क्या हुआ, कैसे राज्य बने, इनके बारे में पूरा विस्तार डिस्कस करेंगे। 1948 एसके धर आयोग बनाया गया। 1948 में एसके धर आयोग बनाया गया। इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति एसके धर। यह आयोग इसलिए बनाया गया कि राज्यों का गठन कैसे किया जाए, भाषा के आधार पर किया जाए या किसी और विषय को लेकर किया जाए। इन्होंने अपनी रिपोर्ट एसके धर कमेटी और जेवीपी कमेटी ने 1949 में रिपोर्ट दी थी। कब दी थी? 1949 में रिपोर्ट दी थी। और जब इन्होंने कहा कि राज्यों का गठन कैसे किया जाए, इसके लिए एक आयोग बनाया गया, एसके धर आयोग। फिर उसके ठीक बाद कांग्रेस ने क्या किया? 1950
एक्ट में जो है एक जेवीपी कमेटी बनाई। कहा कि एसके धार आयोग ने कहा कि जो राज्यों का गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, वो प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टि से राज्यों का निर्माण होना चाहिए। उसके बाद तुरंत कांग्रेस ने 1948 में एक जेवीपी कमेटी बनाई और जेवीपी कमेटी जब तक वो अपना अंतिम निर्णय दे पाता तब तक कि दक्षिण में मद्रास एरिया में क्या हुआ, एक पोट्टू श्रीरामुलु जो नाम का व्यक्ति था 1956 में भूख हड़ताल पे बैठ गया और भूख हड़ताल पे बैठ गया। उसने कहा कि हमारा राज्य अलग बनाना चाहिए। यहां पे कहने लगे कि तमिल वाले और तेलुगु वाले एक साथ नहीं रह पाएंगे, तमिल वालों का एक अलग राज्य बनाना चाहिए, तेलुगु वालों का एक अलग राज्य बनाना चाहिए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू आराम से अपने कमरे में सो रहे थे। जैसे ये बात पता चली कि पुट्टू श्रीरामुलु 56 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ जब तक अपना राज्य नहीं बनवाऊंगा अलग तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। और उनकी पुट्टू श्रीरामुलु की 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उनकी मृत्यु हो गई, वहां के जो व्यक्ति थे, जो वहां पे जो समूह थे, जो वहां पे संगठन थे, वो भारी आंदोलन किया। वो लोग अब बैठ गए कि ये लाश तब तक नहीं जाएगी जब तक राज्य का गठन नहीं हो जाएगा एक अलग। पंडित जवाहरलाल नेहरू आनंद फानन तुरंत वहां पे पहुंचे और जब देखा कि इतना भारी आंदोलन हो रहा है तो उन्होंने उसी वक्त कहा कहां है कागज वागज लाइए, हम अभी हस्ताक्षर करते हैं, और आंध्र प्रदेश एक राज्य बना दिया। जैसे ही एक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, उसके बाद सारे राज्यों में बात होने लगी कि हमारा भी एक अलग राज्य होना चाहिए। अगर किसी को एक चीज मिल जाती है ना तो सब सोचते हैं कि हमको भी अब एक चीज मिलनी चाहिए। वही चीज हुआ क्या राज्यों के साथ। अब जब हर जगह आंदोलन होने लगे, उसके बाद 1953 में राज्यों का गठन करने के लिए एक बहुत जटिल समस्या सामने आ खड़ी हुई कि अब राज्यों का निर्माण हम किस आधार पर करेंगे। और इसी को देखते हुए एक फजल अली आयोग बनाया गया। फजल अली आयोग उन्नीस 1953 में बनाया गया। फजल अली आयोग में 3 मेंबर्स थे, 3 सदस्य थे। एक तो खुद फजल अली थे और दूसरे हृदयनाथ कुंजन और के.एन. पाइकर। फजल अली
1953 में फजल अली आयोग बनाया गया, 3 सदस्य की एक आयोग बनाया गया, उसमें एक फजल अली थे और हृदयनाथ कुंजन थे और के.एन. पाइकर थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस आयोग में कितने सदस्य थे, तो 3 थे। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें आपको टिक करना होगा। दिया होगा हृदयनाथ कुंजन, एस.के. धर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, तो आपको क्या टिक करना है, तो आपको टिक करना है हृदयनाथ कुंजन। या फजल अली होगा तो फजल अली, अगर के.एन. पाइकर होगा तो के.एन. पाइकर को टिक करेंगे। अब जब ये आयोग बनाया गया तो इन्होंने कहा कि राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर होगा, लेकिन केवल एकमात्र ही भाषा आधार नहीं होगी। इन्होंने कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर तो होना चाहिए, लेकिन एकमात्र आधार भाषा नहीं होगी। और इसी को देखते हुए जब इन्होंने अपनी संस्कृतियों में ये चीज कही, भारत का राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए, उसके बाद एसआरसी प्रतिवेदन, एसआरसी प्रतिवेदन 7वां संविधान संशोधन, उन्नीस 1956 किया गया। 1 नवंबर 1956 प्रभावी रूप से लागू हो गया। प्रभावी रूप से लागू हो गया। और इस तरह से हमारे भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कौन कौन से राज्य थे? कौन कौन से राज्य थे? 14 राज्य। यहां देख लीजिए आप, चौदह राज्य का गठन किया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश। टोटल 20। तो कौन कौन से 14 राज्य थे देखेंगे। तो कौन कौन से 14 राज्य थे? अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, मैसूर, मद्रास, केरल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, ये भी देख लेते हैं। 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो कौन कौन से थे? दिल्ली, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, दिल्ली, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। यहां पे जो है, यहां पे अरुणाचल प्रदेश, यहां पे सॉरी मिस्टेक गलत हो गई थी, यहां पे आप आंध्र प्रदेश लिख लीजिए।
आंध्र प्रदेश। तो 14 राज्य कौन कौन से? तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मैसूर, मद्रास, केरल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन थे? दिल्ली, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये क्या हो गए? केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और उस टाइम जो थे वो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन आज दिनांकित 27 जुलाई 2021 को 28 राज्य हो गए, मतलब कि दोगुना राज्य हो गए। पहले 14 थे, अब 28 हो गए। तो 28 राज्य हो गए और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो जो जम्मू कश्मीर जो आज आप देखते हैं, ये पहले 5 अगस्त 2019 के पहले क्या हुआ करता था? ये राज्य हुआ करता था। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद श्री मोदी सरकार ने क्या किया? इसको 2 बड़े हिस्सों में विभाजित कर दिया और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, एक लेह लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर। तो यहां तक कि और फिर बताया था कैसे क्या अलग हुआ। तो उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तराखंड बनाया गया। ये सब चीजें मैंने बताई थी पिछले लेक्चर में आपके साथ कि कौन सा राज्य कैसे क्या अलग करके क्या बनाया गया। ठीक है, तो आज भी हमारे देश में डिमांड होती रहती है, अपने ही उत्तर प्रदेश को कहते हैं 4 भागों में बांटिए, एक बुंदेलखंड, इस तरह तरीके से 4 क्षेत्रों में विभाजित करिए। और ये मायावती सरकार ने बिल लाए भी थी, मायावती सरकार ने, लेकिन नहीं हो पाया जब तक इसमें केंद्र सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। तो खाली मायावती जी ने बिल पेश करवा दिया था, पास भी करा लिया था, लेकिन नहीं हो पाया। वो सोचती थी कि 4 बड़े हिस्सों भागों में बटे। ठीक है, तो यहां तक कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब एक जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आप लोगों ने बेरुबारी नाम तो सुना ही था, मैंने आपको बताया था बेरुबारी में क्या कहा गया था। तो संविधान प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है। तो ये चीज मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर दूं। ये आपका वेस्टर्न पाकिस्तान है और ये आपका ईस्टर्न पाकिस्तान है। तो जो आप आज बांग्लादेश देख रहे हैं, ये पहले ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान। ये क्या है? पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज आप पाकिस्तान देखते हैं। अब यहां पर एक क्या था? एक बेरुबारी नाम का एक आइसलैंड था, यहां पर ईस्ट पाकिस्तान और भारत के मध्य में। और फिर हम बताएंगे अगले लेक्चर में आपके साथ कि पाकिस्तान जो है वो कैसे ईस्टर्न पाकिस्तान वेस्टर्न पाकिस्तान में कैसे लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद कैसे बांग्लादेश एक मुल्क उभर बनकर एक सामने आया। इसमें इंदिरा गांधी ने कितनी हेल्प की थी प्रधानमंत्री जी ने। तो इसके संक्षेप में पूरा आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पे मैं आपको बता दूं बेरुबारी का जो टॉपिक है। अब यहां पर जो लोग रह रहे थे तो उनकी ज्यादातर रिश्तेदारी कहां थी? ईस्टर्न पाकिस्तान में थी। अब बेरुबारी में जो व्यक्ति रह रहे थे तो उनकी जो रिश्तेदारियां हुआ करती थी, यहां पे लोग मछलियां मारते थे और मछलियां मार करके वहां बेचे जाते थे। तो जो एक हिसाब से व्यापार का भी एक माध्यम था और एक रिश्तेदारी की माध्यम थी कि यहाँ की जो बेटी और बच्चे हुआ करते थे उनका विवाह यहाँ ईस्टर्न पाकिस्तान में हुआ करता था, और ईस्टर्न पाकिस्तान के जो लोग हुआ करते थे उनका ब्याह शादी विवाह कार्यक्रम यहाँ पे हुआ करता था। मतलब एक दूसरे के प्रति रिलेशनशिप या रिश्तेदारी में थे। और यहाँ के लोग मछली मार करके यहाँ पे बेचने जाते थे, तो एक उनका व्यापार का सिस्टम भी चलता था।
अब जैसे ही ये अलग हुआ पाकिस्तान और भारत, यहां पे लोगों को नागरिकता किसको मिल गई? भारत की नागरिकता मिल गई लोगों को, क्योंकि ये पार्ट किसका था? भारत का था। अब जब यहां पे भारत की नागरिकता मिल गई तो पाकिस्तान ने कहा अब हमारे यहां आना जाना बंद करिए। अब यहां जो लोग रह रहे थे कहने लगे अच्छा मजाक किया आपने। उन्होंने कहा मैं कैसे आना जाना बंद कर दूं, क्योंकि मेरी रिश्तेदारियां तो यहां हैं। अब किसी व्यक्ति की ससुराल अगर यहां है, अगर पाकिस्तान कह दे कि आप मत आइए, तो कोई व्यक्ति मानेगा कि मैं अपने ससुराल ना जाऊं? तो अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये जो बेरुबारी है ये हम ईस्टर्न पाकिस्तान को दे दें। अब ये लोग बिना यहां के जो इनका व्यापार चल रहा था, जो रिश्तेदारियां थी, तो उनके बिना नहीं रह पाते। तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? बेरुबारी को किसको? ईस्टर्न पाकिस्तान को दे दिया। और जैसे ही ये बात कही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि बेरुबारी ईस्टर्न पाकिस्तान को दे दिया जाए, वैसे ही देश में भारी विरोध हुआ। जगह जगह पर, रास्तों में, नुक्कड़ चौराहों पर, घरों में बहुत भारी विरोध हुआ कि आप ये क्या करने जा रहे हैं। इसका मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक छोटा सा आइसलैंड है, अगर मैं ईस्टर्न पाकिस्तान को दे दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? तो ऐसे आप चाहे तो पूरा भारत दे दो जाके किसी को, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। और जब ये विरोध हुआ और संसद में भारी विरोध हुआ, संसद में जो विपक्ष के नेता थे वो कहने लगे ये क्या कर दिया आपने। और उस समय नवयुवक जो विपक्ष पार्टी थी वो नवयुवकों की थी, और उस टाइम वो जो सांसद थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, एकदम नवयुवक। अच्छा, उस समय की बात बताएं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे वो एक कद्दावर नेता थे। जैसे आज मोदी सर, जैसे आज मोदी जी की लहर चलती है, लोग मशहूर हैं, उसी तरह के पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अपने टाइम पर एक कद्दावर नेता, एक 7 फीट के लंबे, और एक अलग उनका ही रुतबा होता था। अटल बिहारी वाजपेयी सांसद चुन के संसद में गए और उन्होंने क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? जब ये सब हुआ उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो इसने कहा कि आप जो है ये आइसलैंड आप किसी भी क्षेत्र, मतलब किसी भी दूसरे देश को आप नहीं दे सकते हो। इन्होंने कहा एक अलग अपनी नियम प्रक्रिया होती है, उसके तहत आप जो है, क्योंकि आप ही केवल नहीं है कि जिसको मन जो चीज हुई उठा के दे दिया। प्रस्तावना मैंने आपको बताया था, संविधान जैसे आप खोलोगे फर्स्ट फ्रंट पे आप प्रस्तावना लिखी, उसमें क्या लिखा है? हम भारत के लोग। किसकी? तो हम भारत के लोग। जब सब लोग चाहेंगे तब ये चीज यहां जाएगी। तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कुंजी, प्रस्तावना बताया था संविधान की कुंजी बेरुबारी संदर्भ में। ये 1958-1960 की बात है। और
उन्होंने कहा एक अलग इसकी नियम प्रक्रिया होती है, सारी विधानसभाओं से पेश करके, अगर जब सब विधानसभाओं से पास हो जाता है फिर इसको संसद में रखा जाएगा, जब संसद में पास हो जाता है तो इसको आप दे सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने सोचा अच्छा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वैसे भी इनकी सरकार थी और काफी राज्यों में कांग्रेस की सीट थी उस समय, और इन्होंने क्या किया, सारे विधानसभाओं से पास करवा लिया और पास करवा के संसद में रखवा के संसद को पास करवा कर क्या किया, इनको दे दिया, बेरोजगारी दे दिया। कहा ऐसे नहीं तो ऐसे मानो। अब इसी तरीके से एक मामला हुआ था कच्चा देव का। ये श्रीलंका, तो यहीं पर इसी तरह के ये भी ये तमिलनाडु का एक इलाका पड़ता है, तमिलनाडु के इलाके में पड़ता है, सी में, तो इस पर भी एक विवाद उठा था और इसको भी जो इंदिरा गांधी थी वो एक यात्रा पे गई थी श्रीलंका, और श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके पास तो बहुत कुछ है और एक छोटा सा जो आइसलैंड तमिलनाडु के बगल में है, इसका आप क्या करेंगे, ये हमें दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 999 वर्ष के लिए 1 रुपए वार्षिक, 1 रुपए, मात्र 1 रुपए वार्षिक 999 वर्ष पर लीज पे दे दिया, रेंट पे दे दिया, किराए पे। इन्होंने कोई पास नहीं करवाया किसी भी विधानसभा से कोई भी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 999 वर्षों के लिए 1 रुपए के रेंट के आधार पे दे दिया कि कहा आप ले लीजिए। तो अधिकार तो भारत का है इस पर, लेकिन वो क्या करता है, किराया देता रहता है 1 रुपए वार्षिक 999 वर्षों के लिए। तो इसे आप जो बेरोजगारी के बीच में आप सुनते हैं तो एक नेहरू मून एग्रीमेंट, तो वो यही है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। और आज भी ये जो है तो ये किसके पास है, श्रीलंका के पास है। अब जब श्रीलंका ने यहां पर आके कब्जा कर लिया, अब जब यहां पे कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद जब यहां की उसकी मिलिट्री हो गई, उसकी पावर हो गई, सब कुछ हो गया, अब श्रीलंका यहां पे इस्टेब्लिश हो गया पूरी तरीके से कि आप आइए, आप अब ले जाइए हमसे। उस समय डॉक्टर मनमोहन की सरकार थी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने मनमोहन से बातचीत किया, उन्होंने कहा कि अब जल्दी से मेरा ये जो आइसलैंड है इसको खाली करवाइए। अब मनमोहन तो चुप रहते ही थे, गवर्नमेंट कोई और चला रहा था। लेकिन उस समय 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो एक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक अपना चुनाव लड़े थे और उन्होंने कहा था, और उन्हीं को दृश्य को देखते हुए उन्होंने तमिलनाडु की जनसभाएं संबोधित किया और तमिलनाडु की जनसभाओं में कहा कि आने वाले समय में अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं इस आइसलैंड को तमिलनाडु के हवाले कर दूंगा, तमिलनाडु की सरकार को ये दे दूंगा। और 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से विजयी हुए और उसके बाद उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में भी भारी बहुमत से जीते और उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है और दूसरे कार्यकाल में भी अभी तक उस पर कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई अभी डिस्कस नहीं हुआ है कि ये दिया जाएगा, कैसे क्या होगा, कुछ नहीं। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, ठीक है। तो यहां तक कि मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया। अगर यहां तक कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई हो
तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, पूरी तरीके से निष्पक्ष हैं। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप उसमें टाइप करके भेजिए और मैं उसको तुरंत देख के आपका रिप्लाई करूंगा। और जैसे ये टॉपिक कवर होता है फिर आप लोगों को मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। और आप जहां पर भी हैं खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।